नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। संप्रभु भारतीय गणतंत्र के 16वें राष्ट्रपति के चयन के लिए कुल 115 नामांकन प्रपत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित पात्रता व शर्तों के परीक्षण के बाद अंतिम तौर पर अब केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं। भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा जी। राजनीतिक तौर से देखा जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए अब किसी एपीजे कलाम साहब जैसा उम्मीदवार मिलना असंभव है, लेकिन यशवंत सिन्हा का विपक्षी दलों का उम्मीदवार होना मोदी विरोध की राजनीति के दबावों का परिणाम है। इसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति पद का चुनाव भी मोदी मय बना मोदी भय वाले भारत के राजनीतिक समर और समय का चुनाव बन गया है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना समावेशी लोकतंत्र का सम्मान नहीं बल्कि मोदी की राजनीतिक क्षमता और छवि को निर्मित करता दिखाई दे सकता है। कर्टसी अपोजिशन पार्टी एंड देयर कंफ्यूजन्स। 2017 में जब रामनाथ कोविंद एनडीए के उम्मीदवार और अंततः राष्ट्रपति बने, तब संसद में स्पष्ट बहुमत के साथ 21 राज्यों में भाजपा या उसके नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें थी। लेकिन अब 2022 में भाजपा नीत एनडीए 17 राज्यों में सत्ता में है। विपक्ष के 7 बड़े राज्यों की तुलना में बड़े मत मूल्य वाले 6 राज्यों में ही भाजपा सत्ता में है और यहां भी विपक्ष से उनके बहुमत का अंतर पहले जैसा नहीं है। यानी मनोनीत नहीं बल्कि निर्वाचित सांसदों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव के कुल इलेक्टोरल वोट वैल्यू में एनडीए साझा विपक्ष से लगभग 2% पीछे था और इसी उम्मीद पर विपक्ष अपनी जीत की ऐसी दावेदारी कर रहा था कि मानो वे पहली बार विपक्ष के उम्मीदवार को जिताकर राष्ट्रपति चुनाव का नया इतिहास लिख देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की महाअघाड़ी सरकार के महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने और भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को प्रति विधायक 175 मत मूल्य वाले महाराष्ट्र से ही लगभग 9000 मत मूल्य अधिक मिलेंगे। साथ ही द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के समर्थन की घोषणा हो चुकी है और बहुत संभव है कि दिल्ली और पंजाब में सरकार पर काबिज आम आदमी पार्टी भी उनके समर्थन में खड़ी नजर आए। यानी राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन को लेकर कोई संशय नहीं है। लेकिन सियासी परिदृश्य के इस बदलाव का संकेत क्या है, संदेश क्या है? देश की राजनीति में विपक्षी दलों की एकता और सेकुलर विचारधारा की एकजुटता को लेकर अनवरत चलती रहने वाली सियासी तीर्थ यात्राएं क्या अब उबाऊ नहीं हो चली हैं, जिसका अंतिम परिणाम मानो नियम या नियत हो चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले किसी आदिवासी राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन भाजपा ने अगर द्रौपदी मुर्मू को उतारने से पहले विपक्ष के साथ चर्चा की होती तो सभी विपक्षी दल इस प्रस्ताव का समर्थन करने पर विचार कर सकते थे। लेकिन उनके बयान से 3 बातें स्पष्ट हैं। पहला कि वे राजनीतिक प्रयोगों में संभावनाओं को लेकर लाचारगी से ग्रसित हैं और चूंकि उम्मीदवार के नाम का पहला ऐलान विपक्ष का ही था, लिहाजा साझा विपक्ष द्वारा किसी योग्य आदिवासी पहचान के उम्मीदवार का चयन किए जाने के अवसर को उन्होंने गंवा दिया। दूसरा कि यशवंत सिन्हा के चुनाव जीतने का अब सारा गणित मटियामेट हो चुका है। और तीसरा कि कांग्रेस, जिसने साझा विपक्ष के नारे पर यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया और जिनके नामांकन में स्वयं राहुल गांधी उपस्थित थे, ने ममता बनर्जी के इस बदले हुए सुर पर कहा कि वे मोदी से मिली हुई हैं। यानी विचारधारा और लक्ष्यों का एक होना सफलता की गारंटी नहीं है जब तक विश्वास और संकल्प एक ना हो। प्रधानमंत्री मोदी देश के राजनीतिक पंडितों को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और मुझे भी लगता है कि राजनीतिक पुरोहितों का यह समूह पुरानी सरकारों और व्यवस्थाओं में जैसी सुविधा और संरक्षण के अभ्यस्त रहे हैं, उसमें
वे मोदी विरोध को अवसर और अवसरवाद को विचारधारा समझ बैठे हैं, जबकि विपक्ष की कथित विचारधारा के सकरे प्रवाह में वैकल्पिक राजनीति की फसल की सिंचाई नहीं हो सकती है। ये राजनीतिक पंडित भारत की विविधता में एकता के समान विपक्ष की एकजुटता का फलसफा बांचना तो चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भारत की विविधता में एकता का आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, राजनीतिक अवसरवाद नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में भी सच तो यही है कि मोदी और उनकी भाजपा ने विपक्ष को विचारधारा और रणनीति दोनों के स्तर पर उनसे अवसर ही नहीं छीन लिया है, बल्कि एका निर्मित करने के उनके प्रयास और प्रयोगों को सतही साबित किया है। याद करें कि यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान होने से पहले नामित तीनों ही उम्मीदवार शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से खुद को अलग कर लिया। क्या इसलिए कि वे भाजपा के इलेक्शन मैनेजमेंट के टैक्ट, डेप्थ और इंपैक्ट को बखूबी जानते हैं, जिसमें उनका जीतना मुश्किल में पड़ सकता है। विपक्ष भले ही साझा उम्मीदवार के लिए आक्रामक था, लेकिन उसमें भी ममता बनर्जी की अति सक्रियता में विपक्ष का नेतृत्व करने की लालसा कहीं अधिक झलक रही थी। साझा उम्मीदवार के चयन को लेकर 15 जून को ममता द्वारा बुलाई गई बैठक में 6 दल नहीं आए और फिर 21 जून को शरद पवार की बुलाई बैठक में ममता बनर्जी स्वयं उपस्थित नहीं हुई। द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी जनता दल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ट्वीट देखिए, जिसमें वे प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात को याद कर उन्हें धन्यवाद देते हुए श्रीमती मुर्मू के जीत की मंगल कामना करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार से लेकर जीतन राम मांझी और लोकतांत्रिक जनता पार्टी लोजपा के दोनों धड़ों का समर्थन हो या फिर बसपा, भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति को जिस जैविक समीकरण पर निर्मित किया है, उसमें विपक्ष किसी भी राष्ट्रीय चुनाव को गणितीय गठबंधन पर जीत सकता है, यह थोड़ा मुश्किल है। अंत में मोदी नेतृत्व वाली भाजपा ने पिछली बार अनुसूचित जाति के श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो विपक्ष ने समान पहचान वर्ग से मीरा कुमार को उतारा, लेकिन विफल रहे। इस बार भी भाजपा नीति एनडीए ने अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, लेकिन पहचान संचालित लोकतंत्र में यशवंत सिन्हा यह चुनाव जीत सकते हैं, यह उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो कारण क्या है? 3 कारण है। पहला, दरअसल चुनाव चाहे राष्ट्रपति का हो या फिर पार्षद के चुनाव, भाजपा अपनी विचारधारा, विमर्श या मुद्दों और योजनाओं के जरिए इस तरह हावी रहती है कि विपक्ष के पास अवसर ही नहीं होते। दूसरा कि एक भाजपा का सभी विपक्षों के खिलाफ तैयारी करना और 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों का एक भाजपा का सामना करने के लिए एकजुट होना एक नैसर्गिक विसंगति है। कई कारणों से यह असाइमेट्री ऑफ कैपेसिटी ही नहीं, बल्कि कैपेबिलिटी इन असाइमेट्री भी है। तीसरी बात कि विपक्ष का सामना भाजपा के रूप में एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन से है जिसने शासन व्यवस्था और लोकतंत्र के साधनों का प्रयोग करना न केवल उनसे ही सीखा है, बल्कि उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे नए तत्वों को जोड़ रहे हैं। वे किसान आंदोलन में पीछे हटते हैं, लेकिन सेंट्रल विस्टा परियोजना हो, अग्निवीर योजना हो, धारा 370 या फिर 3 तलाक, समझौता नहीं करते। भाजपा कई काम इसलिए नहीं करती कि उसमें वोट बैंक है, बल्कि इसलिए कि वह उनकी विचारधारा का एजेंडा है। यह एक हकीकत है कि हमारी राजनीति में प्रतीकों का महत्व अधिक है और वे कसौटियों में अक्सर खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का रायसीना हिल्स में होना देश की कुल आबादी के लगभग 10% आदिवासी वनवासी समाज के जीवन में रचनात्मक बदलाव ला सकेगा। वैसे भी मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले एपीजे कलाम साहब का राष्ट्रपति बनना उनकी योग्यता थी, वह पहचान नहीं जिसे आमतौर पर हम वोट बैंक कहते हैं। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।